नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना के बारे में देखते हैं। कुल क्षमता कितनी है उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना की? 31,521.35 मेगावाट। इतना विद्युत परियोजना मतलब इतना विद्युत उत्पन्न करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। जल विद्युत इसमें से है 500.1.60 मेगावाट। नवीनीकरण ऊर्जा जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी द्वारा जैसे जो मिलता है वो है 5,011 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा 440 मेगावाट और तापीय ऊर्जा जैसे कोयला और डीजल से जो ऊर्जा बनाई जाती है वो है 25,568 मेगावाट। ठीक है, तो टोटल आपका कितना है याद रख लीजिए फिर से 31,521। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा है, फिर उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा है, फिर जल विद्युत ऊर्जा है और उसके बाद परमाणु ऊर्जा है। आइए इसको क्रम में लगा लीजिए। नंबर 1 पे तापीय, दूसरे पे जल नवीकरणीय ऊर्जा 5,000 मेगावाट के साथ में, जल विद्युत परियोजना के साथ में ये तीसरे नंबर पर है जल विद्युत जो है उत्पन्न करने के लिए, और परमाणु क्षेत्र जो है ये चौथे नंबर पर है। तो क्रम से लगाने को पूछता है कई बार, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र, जो तापीय ऊर्जा परियोजना जहाँ पर उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं ताप विद्युत संयंत्र। तो निर्माणाधीन सहित कौन कौन से ताप विद्युत संयंत्र हैं, और इसमें से कुछ हैं जो निर्माणाधीन भी हैं। तो देखिए अनपरा कहाँ पर है? अनपरा ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र में है। हरदुआगंज अलीगढ़ में है। ओबरा सोनभद्र में है। तो अनपरा और ओबरा कहाँ पर है? सोनभद्र में। ठीक है दोस्तों। हरदुआगंज अलीगढ़ में है। जवाहरपुर एटा में है। पनकी कानपुर में है। पारीछा झांसी में है। याद करने का ट्रिक देख लीजिए। अनपरा और ओबरा ये तो आपको याद कर लीजिए सोनभद्र में है। हरदुआगंज अलीगढ़ में। ठीक, मुसलमानों के हिसाब से अली जो है बहुत ताकतवर हैं। जैसे हमारे में हनुमान जी हैं हिंदुओं में, वैसे मुस्लिमों में अली होते हैं। ठीक है, वो तो मुस्लिम लोग उनसे बहुत ज़्यादा दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि हमको ठीक ठाक रखिए। जैसे हम हनुमान जी से, भगवान राम से सबसे दुआ मांगते हैं, ऐसे मुस्लिम लोग अली से। ठीक, तो अली से क्या हो गया? दुआ देते हैं अली सबको। हर दुआ मतलब हर आदमी को दुआ देते हैं कौन? अली। तो अलीगढ़ में हरदुआगंज है। जवाहरपुर में, जवाहरपुर कहाँ पर है? एटा में। ठीक है, पनकी मंदिर है जो है हनुमान जी की, और ये कहाँ पर है? कानपुर में है। पारीछा बांध है कहाँ पर? झांसी पर, झांसी में। ठीक है, और वहीं पर अगर पारीछा बांध झांसी में है तो झांसी में ही पारीछा ताप विद्युत संयंत्र भी हैं, ये याद रखिए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो कि एनटीपीसी है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में जो संयंत्र चलाए जा रहे हैं उनको देख लीजिए। तो सिंगरौली सोनभद्र में है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में। टांडा तो टांडा अम्बेडकर नगर में है। औरैया और रिहंद, रिहंद कहाँ पर है? सोनभद्र में। ठीक है, ऊंचाहार रायबरेली। नोट इसमें है कि औरैया गैस आधारित है। ठीक है, औरैया जो ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है ये गैस आधारित है, जबकि दादरी गैस और कोयला आधारित है। जो दादरी है गौतम बुद्ध नगर में ये गैस और कोयला आधारित है, और जो और बाकी जितने हैं ये सब कोयला आधारित हैं। टांडा, सिंगरौली, ऊंचाहार ये सब कोयला आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आप देख लिए गैस आधारित कौन है? औरैया। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछेगा गैस आधारित जो एनटीपीसी चलाती है उत्तर प्रदेश में अपने स्थापना किया है, गैस आधारित स्थापना कहाँ पर की है ऊर्जा संयंत्र का? तो औरैया में किया है। ठीक है, महत्वपूर्णता से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? नरौरा में। एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा में बुलंदशहर में है। ठीक है, मेजा ताप विद्युत संयंत्र एक संयुक्त परियोजना है किसके बीच? एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र रूस के सहयोग से 1967 में स्थापित किया गया। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्यूमीनियम संयंत्र को जो विद्युत ऊर्जा दी जाती है वो कहाँ से? रिहंद परियोजना के द्वारा दी जाती है। उत्तर प्रदेश वन में प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में देख लीजिए। कुल वनावरण उत्तर प्रदेश का कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो कि 6.15% है। अति सघन वन 1.09% है। मध्यम वन 1.67% है और खुले वन 3.39% है। टोटल कितना हो गया? 6.15%। ठीक, 6.15% याद रखिएगा। 14,817 याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। चंदौली चित्रकूट में। न्यूनतम भदोही में, मैनपुरी और देवरिया में। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो क्षेत्रफल में दृष्टि से सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। न्यूनतम भदोही में। देखिए न्यूनतम चाहे प्रतिशत में पूछे चाहे क्षेत्रफल में, भदोही है सबसे कम, और फिर क्षेत्रफल में मऊ, भदोही, फिर मऊ और फिर मैनपुरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया वन क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से। फिर से देख लीजिए, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में, और अधिक जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में।
न्यूनतम प्रतिशत की दृष्टि से भी भदोही में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भदोही में है, तो ये अच्छे से कम याद रखिएगा। फिर अधिकतम अगर प्रतिशत के बाद में पूछेगा तो सोनभद्र के बाद चंदौली आ जाएगा और फिर चित्रकूट। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना। अच्छा, इसको हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव। उत्तर प्रदेश में वनों का प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ भी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक 2021 के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्य जीव विहार हैं और 15 पक्षी विहार हैं। ठीक है, वन्य जीव विहार कितने हैं? 11, पक्षी विहार कितने हैं? 15 और राष्ट्रीय उद्यान 1 है। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया? तो 1952 में, जुलाई 1952 में उत्तर प्रदेश वन महोत्सव शुरू किया गया। 1952 में वन महोत्सव कब से कब तक होता है? तो 1 सप्ताह का होता है, 1 से 7 जुलाई में बनाया जाता है प्रतिवर्ष। जुलाई का प्रथम सप्ताह उत्तर प्रदेश वन महोत्सव होता है। ठीक है, वन महोत्सव आंदोलन का मूल क्या है? तो इसका आंदोलन का मूल है वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, रोटी ही जीवन है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, रोटी का अर्थ जीवन। मतलब वृक्ष है तो जल मिलेगा, जल है तो रोटी मिलेगी, रोटी है तो जीवन रहेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्य कौन कौन से बाघ अभयारण्य हैं? दुधवा बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, रानीपुर और हाल ही में अमनगढ़ बाघ अभयारण्य। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 बाघ अभयारण्य हैं। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य योजना। तो सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश में कब? 1979 में। सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ हुई? 1979 में। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना 1989, 10 साल बाद 1989-90। लखनऊ वृक्षारोपण 2004-05, सघन वृक्षारोपण 2005-06। तो लखनऊ वृक्षारोपण याद रखिए 2004-05 और सघन वृक्षारोपण 5-6 में इसकी शुरुआत हुई। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007-08 में शुरू की गई। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-08 में और वृक्ष बंधु पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 2007-08 से। तो ये दोस्तों जब 2 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे लगातार तो अपना आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर देख लीजिए। तो नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में है, शहीद अशफाक उल्लाह खां गोरखपुर में है। क्यों गोरखपुर में है? क्योंकि गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां साहब को फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को। ठीक है, कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो कानपुर प्राणी उद्यान है कानपुर में। ठीक है, तो ये लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर ये 3 क्या हो गए? उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर। उत्तर प्रदेश की जो वन नीतियाँ हैं उनके बारे में देख लीजिए। तो प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में। द्वितीय वन नीति 1988 में आई थी। ठीक है, 1988 में द्वितीय वन नीति आई, प्रथम 1952, द्वितीय वन नीति 1988। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई? तो 25 नवंबर 1974। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। वर्तमान स्थिति क्या है? तो राज्य वन नीति 2017 लागू है और ये किसके जगह पर? तो वन नीति 1998 के स्थान पर जो है राज्य वन नीति 2017 लागू की गई है। दोस्तों आपका ये भी पूरा हुआ। वन नीति के बारे में हम इस क्लास में पढ़ लिए और विद्युत के बारे में पढ़ लिए कि कहाँ से कहाँ कितनी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और कहाँ पर जो है कितनी विद्युत उत्पन्न होती है, कितनी जो है पारंपरिक रूप से उत्पन्न की जाती है, कितनी नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा, कितनी जल विद्युत ऊर्जा द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें। मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।